दोस्तों सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो काफ़ी पॉपुलर है। 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स ये ऑप्शनल लेकर मेंस देते हैं एंड इस ऑप्शनल का सक्सेस रेट ग्रेटर देन 8%, इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली अप टू 10% है एंड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है PSIR एंड एंथ्रो का। कुछ टाइम पहले टॉप 6 ऑप्शनल्स में इनके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पबएड भी आते थे, बट अब सक्सेस रेट के हिसाब से देखें तो वो ऑप्शंस थोड़े नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो इतना पॉपुलर ऑप्शनल होने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होंगे। अगर आप अभी बिगनर हो एंड ऑप्शनल चूज़ करने का सोच रहे हो कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो प्रोज एंड कौन सा आप जानना चाहोगे। प्लस अगर आप ऑलरेडी इस ऑप्शनल को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लैरिफाई भी करना चाहोगे। तो स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हाई सक्सेस रेट, प्रोज ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। इन जनरल जो ऑप्शनल्स हैं, कुछ ऑप्शनल्स छोड़ दे तो 5 से 6% एक एवरेज सिलेक्शन रेट है जो मेजर ऑप्शनल्स हैं। कई बार आपको हो सकता है किसी ऑप्शन में 33% सिलेक्शन रेट दी जाए। जिन्होंने मेंस दिया है उसमें से सपोज 100 लोगों ने मेंस दिया, उसमें से 33 लोग क्वालिफाई हो जाए फाइनल। इसे UPSC अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है इस तरह से प्रेजेंट करता है। बट जैसे मान लो मेडिकल साइंस में 3 लोगों ने एग्जाम दिया या मैनेजमेंट में 3 लोगों ने मेंस लिखा था एंड एक का सिलेक्शन हो गया, तो उसका सक्सेस रेट 33% हो गया, लेकिन हो सकता है अगली बार वो 0 हो। तो हमें इतने छोटे लेवल पे ऑप्शंस को कंपेयर नहीं करना, बड़े ऑप्शंस जिनमें 1000 या 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है UPSC की वो ये कहती है अप्रोक्सीमेटली 1087 टू बी प्रिसाइज इतने स्टूडेंट्स ने अपना ऑप्शनल रखा सोशियोलॉजी एंड उसमें से 8.5% सेलेक्टेड थे। इससे ज़्यादा सिलेक्शन रेट उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PSIR का है लार्ज ऑप्शंस में 8.9, ऑलमोस्ट सिमिलर। हिस्ट्री का 4.4% था, ज्योग्राफी का 6.1, एंथ्रो का ऑलमोस्ट सेम है 7 पॉइंट समथिंग इस रेंज में। तो अगर हम बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो सोशियोलॉजी हमेशा एक अच्छा ऑप्शनल है। साथ में दूसरा जो इसका एक कंपैरिजन पैरामीटर होना चाहिए कि किसको लेना चाहिए। कंपैरिजन में पहला हम सक्सेस रेट इन जनरल जो डेटा है उसके हिसाब से देख रहे हैं। दूसरा जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स सोशियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे लॉजिकल स्ट्रक्चर का हो या फिर सिंपल सब्जेक्ट हो, वटेवर। इंजीनियर्स का सिलेक्शन रेट काफ़ी सिंपल है। जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं उनके लिए सोशियोलॉजी काफ़ी अपीलिंग ऑप्शनल है। प्लस जो गर्ल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट होती हैं इस ऑप्शनल से। मे बी वुमेन को सोसाइटी ज़्यादा बेटर समझ में आती है मेन से। कुछ टॉपर्स के अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अनु कुमारी हैं, रैंक 2 आई थिंक 2017 या 18 की रैंक 2 है, उनका तो ऑप्शनल ही था। दिव्या तन्वर जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, AIR 105 किसी साल में है, आप कमेंट में बताओगे कौन से साल में, वो भी अपनी टॉपर स्टॉक में बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी सक्सेस में, GS में, राइट। तो इस वजह से ये सक्सेस रेट के हिसाब से कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हाँ रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर मैं कहूँ स्टैटिस्टिक्स ले लो आप, तो 3 लोगों ने लिया 0 रिजल्ट्स, नहीं वो बात नहीं है। जियोलॉजी ले लो, IFS में बहुत अच्छे सक्सेस रेट हैं, बट क्या UPSC में इधर पे बहुत अच्छे सक्सेस रेट हैं। जिस साल सोशियो में 8.5% सिलेक्शन रेट है, जियोलॉजी में 29 में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। वो 0 भी हो सकता था, 5 भी हो सकते थे। आपको वहाँ पे UPSC में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लॉ में 11% सिलेक्शन है, 12% सिलेक्शन है, बट कितने लोग ले रहे हैं, 180। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लो आप लॉ ऑप्शनल लेते हो, एक तो बहुत ही एकेडमिक एंड टेक्निकल ऑप्शनल है। 180 में से 20 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं एंड 1000 में से 120 लोग सेलेक्ट होते हैं। आप बताओ कि क्या इस 120 में आना आसान है या इस 20 में। हो सकता है लॉ ऑप्शनल लेके आप ऑल इंडिया रैंक 22 भी आ गए लॉ में, तो भी आप आउट ऑफ रेस हो। एंड सोशियोलॉजी में अगर आप 22 आए रैंक तो आप इन हो ही, आप 119 रैंक पे भी इन हो। ये डिफरेंस है बड़े ऑप्शनल्स में सक्सेस रेट का। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो सिर्फ परसेंटेज में मत जाना, ये भी देखना कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज़्यादा कहाँ है। जैसे बॉटनी में 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, 9.4% सिलेक्शन रेट है, उससे आप कंपेयर नहीं करोगे। एंथ्रो में 1160 लोगों ने, 1159 इतने लोगों ने ऑप्शनल लिया एंड 90 लोग सेलेक्ट हुए, 7.8% सिलेक्शन रेट है। ये एक अच्छा रेट है। 90 लोगों में आना आसान है, 20 लोगों में, 10 लोगों में, 5 लोगों में आसान
नहीं है आना। तो हाई सक्सेस रेट, यहाँ पे सोशियोलॉजी एक चीज़ तो टिक करता है। अब आते हैं कुछ जनरल चीज़ पे कि इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सब ठीक है। इजी सिलेबस, क्यों कहेंगे इजी सिलेबस है? कंसाइज है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, समझ आता है आसानी से। बाकी ऑप्शंस में टाइम लगता है, जैसे ज्योग्राफी है थोड़ा टाइम लगेगा, हिस्ट्री लोगों को पढ़ने में ही समझने में ही बोरियत होती है, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज ज़्यादा है, एंथ्रो में बायोलॉजी आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाते हैं। सोशियो में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सोशियो प्लस बॉटनी ऐड कर दूं तो काफ़ी हद तक ये एंथ्रो बनता है। आप मैच करना एंथ्रो और सोशियो के सिलेबस में यही डिफरेंस है। एंथ्रो की यूनिट 1 हटा दो, यूनिट 2, 3, 4, 5 सोशियो का ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है, राइट। तो छोटा है, समझ आता है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको ये तो समझ में आ रहा है, स्ट्रेटा मतलब लेयर, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो कास्ट के बेस पे हो सकता है, कोई मनी के बेस पे हो सकता है, कोई जेंडर के बेस पे हो सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स है जो आसानी से समझ में आते हैं। रिलीजन एक टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में जिसका रोल देखते हो। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ऐसी यूनिट्स है जो आपके डेली वर्क डेली रूटीन से रिलेटेड है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको ईजिली समझ में आएंगे। फिर कुछ थिंकर्स हैं, जैसे डरखाइम ने थ्योरी दी सुसाइड की, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी दी, कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है। तो ये सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। डरखाइम की थ्योरी पढ़ के आपको ये आइडिया ज़रूर लगेगा कि सुसाइड या डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हो रहा है, उसके क्या रीजंस हैं। फिर दूसरा जो मेन पॉइंट है, इसकी वोकेब ना सिर्फ आप ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हो बल्कि जीएस में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, पैट्रियार्की हुआ, सेकुलरिज्म हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें आप कहीं भी कैसे भी फ्रीली यूज़ कर सकते हो, डेली लाइफ से लेके ऑप्शनल, इंटरव्यू, जीएस, एसए, एनीवेयर। जैसे अभी मैं कहूँ पैट्रियार्की एक टर्म है, इसे आप जेंडर इश्यूज़ वाले किसी भी टॉपिक में ले लो, जीएस 1, 2, 3, 4 एसए। जीएस 1 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, जीएस 3 में कम होगा, लेकिन यूज़ तो होगा। तो इसकी जो वोकैब है काफ़ी रीयूज़ की जा सकती है, आपको उस पर कमांड देनी है। सिलेबस एटलीस्ट आप इसका ज़रूर याद करो, सिलेबस के टर्म्स जीएस में यूज़ करना शुरू करो। फिर ओवरलैप विद जीएस 1, जीएस पेपर, लोगों से पूछो कि क्या ओवरलैप है, लोग कहेंगे जीएस 1 में कॉमन है एंड जीएस 2 में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो जीएस 1 से है, जहाँ इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज़, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वहाँ पे भी आप कुछ टॉपिक्स यूज़ करो, जैसे कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो एम.एन. श्रीनिवास का सेंसिटाइजेशन टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी को भी समझ में आएगा एक लाइन में अगर आप समझा ले गए तो। जीएस 2 में जो यूज़ होता है, ऑल्दो लिखा ज़रूर सिलेबस में सोशल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसका सोशियो ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन की जो थ्योरीज़ हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उन्हें जीएस में यूज़ मत करना, बट थोड़ा बहुत ओवरलैप तो है। एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, जीएस 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ जी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे टॉपिक्स आते हैं, माइग्रेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन हो गया, ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इंडस्ट्री हो गया, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो गया, ये सब भी सोशियो में आपके कवर होंगे। तो अगर आपने सोशियो ऑप्शन लिया है तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी 50% से ज़्यादा कवर होती है। फिर जीएस 4 में तो हाँ होगा ही होगा, थिंकर्स वगैरह हो गए, आपको एथिकल डिलेमास, जो डेली लाइफ में एथिकल डिलेमा आ रहे हैं, वो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास कुछ क्लियर फ्रेमवर्क होगा आंसर करने को। तो यहाँ भी ये ऑप्शनल टिक करता है। अब एसए पेपर में हेल्पफुल होगा, जैसे कुछ सोशियोलॉजी पढ़ के आप ट्रेन हो जाओगे, मल्टी डायमेंशनल एसेज, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग अपने आप आई। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर लो, पैट्रियार्की की बात कर लो, थ्योरी में जाना है तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट की बात कर लो, ठीक है। थिंकर्स, हैरियट मार्टिन्यू, बहुत सिंपल थिंकर्स हैं, यूज़ कर लो इनको। तो ऐसे में काफ़ी सिंपल होता है, ऑप्शनल का ओवरलोड नहीं लगता है। अगर आप ज्योग्राफी के थिंकर्स उठा लो या पीएसआर के थिंकर्स उठा लो तो वो लगता है कि ये मतलब पॉलिटिकल साइंस ही लिख दिया, सोशियो में ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी ऑप्शनल आपको टिक करता है, एज देता है। फिर जो कोटेशन बेस्ड आंसर है, इनको दो तरह से हेल्प करता है। एक, सोशियो में आप कोटेशन काफ़ी पढ़ चुके होते हो, तो एक तो आपको कोटेशन को समझना आता है कि इस कोटेशन में थिंकर कहना क्या चाह रहा है। जैसे किसी ने कहा रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, क्या कहा होगा कार्ल मार्क्स ने इसमें, वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आता है। तो एक तो आप कोटेशन ब्रेक कर सकते हो, दूसरा कोटेशंस को आप यूज़ भी कर सकते हो, राइट। एक उसको आप सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, एक आप उसको कंटेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे ऐसे में आपको कोटेशन लिखने आराम से याद रहेंगी कोटेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी मटेरियल, तो बहुत है, क्या ही कहने, टेस्ट सीरीज़ बहुत है, मटेरियल अवेलेबिलिटी काफ़ी है। इसमें मैं आपको एक दो सोर्सेज बता देता हूँ, ये खैर आपको क्या ही बताने। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे हमने लास्ट ईयर पीएसआईआर की ब्लॉगिंग शुरू की थी,
इस साल सोशियो की है, ये टॉपिक्स पढ़ना आप, कितने बढ़िया टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, सॉरी इक्वालिटी है, पीटर सॉन्डर्स, ड्यूमोंट, कार्ल मार्क्स, जित आप देख लो, इससे ज़्यादा थिंकर वगैरह के स्टडीज़ मिलेंगे नहीं कहीं, रैंक करते हैं टॉपिक्स सोशियो के, तो ये माइंड में रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ माइंड में रखना, बुक्स वगैरह बहुत है, सिनॉप्सिस के ब्लॉग्स अगर आप फॉलो कर ले गए सोशियो में तो मतलब नेक्स्ट लेवल, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी खैर आपके पास ऑप्शंस तो हैं, कोई कोचिंग की कमी नहीं है, राइट। हम यहाँ भी आएंगे, ये वाला पॉइंट नंबर 6 से 6 को कंपेयर करेंगे कि इन्हीं में आपको अच्छे पॉइंट्स भी ढूंढ के निकालने, हीरा ढूंढ के निकालना है कोल माइन से। फिर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझना है, बट फैक्ट्स ओवरलोड नहीं कर लें, समझना नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कहूँ कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो आप डेटा बताओ, इतने % जनता स्लम में रहती है, इतने % लोग विलेज में रहते हैं, ये वो, नो नॉट लाइक दैट। यस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिटीज़ का, ये ऐसा नहीं है। आप लुइस वर्थ की थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल सिलेबस के टॉपिक से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फैक्ट कम रटो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर का नाम याद नहीं होगा बट थ्योरी तो पता है, थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म क्या कहती है वो तो पता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्योरी क्या कहती है पता है, उसको अप्लाई कर दो आप सिटी लाइफ पे, हो जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 8 पे हम बात कर चुके हैं। तो बहुत सारे चेक बॉक्स हैं, लेकिन अभी 100% लोग तो सोशल ऑप्शन नहीं ले लेना, तो फिर हम बात करेंगे कि कॉन्स क्या है इस सब्जेक्ट के। सबसे पहली चीज़, सिलेबस शॉर्ट दिखता है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है। पेपर 1 में 2 सेक्शन है, पेपर 2 में ABC करके 3 सेक्शन है, राइट। पेपर 1 काफ़ी बड़ा है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 की मैं बात करूँ, 3 लाइन लिखी है, अब उसमें जैसे मान लो स्कोप है, काफ़ी बड़ा है, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन में पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, एंथ्रो आ जाता है, इस साल क्वेश्चन पूछा है एंथ्रो पे, देन इकोनॉमी आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो सकता है, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पूछे हैं। तो ऑल्दो सिलेबस बड़ा छोटा दिखता है, काफ़ी छोटा दिखता है, लेकिन उतना छोटा है नहीं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फंक्शनलिज्म हुआ, मार्क्सिज्म हुआ, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म हुआ, ये सब टॉपिक्स काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी बड़े हैं। पेपर 2 में भी टॉपिक आते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जेंडर इश्यूज, सोशल मूवमेंट, बहुत सारे सोशल मूवमेंट हो गए। फिर इसमें करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं ना सिलेबस में, जो लिखे नहीं है तो वो चैलेंजिंग होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इधर उधर से। सिनॉप्सिस आई इसका, सोशियोलॉजी ऑप्शनल करंट अफेयर्स, ये कोर्स है और ब्लॉग में भी दिखेगा, कंसिडर करना इसको, करंट अफेयर्स के लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल तो कंसिडर कर ही सकते हो बट ओनली फॉर करंट अफेयर्स मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा, GS और एसए से ओवरलैप तो है, राइट, यहाँ हमने बात की बढ़िया, यहाँ हमने बात की बढ़िया प्रोज में, बट अब ये कॉन्स कैसे है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसे टॉपर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, जिनके सोशियो में पेपर 1 में 170 मार्क्स है ऑप्शनल में, बट GS में पेपर 1 में सोशियो में बहुत बढ़िया नहीं किया तो 80 नंबर रह गए। देर आर पीपल लाइक दिस, हर ऑप्शनल में ऐसे लोग हैं। PSIR में आपको एक बड़ी प्रोमिनेंट लेडी दिखेंगी रैंक 1, ज्योग्राफी में आपको मेरे दिखेंगे ऐसे, तो बहुत जगह ऐसा दिखेगा जिनका ऑप्शनल बहुत बढ़िया है। ऐसे में उस सब्जेक्ट में मार्क आ जाते हैं, अगर उस सब्जेक्ट का आपने ऐसे लिख लिया सोशियो के होते हुए, सोसाइटी का ऐसे, या फिर पेपर 1 में आप सोशियो में मार्क आ सकते हो GS में। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। यहाँ एक नेगेटिव है बट ये हर एक ऑप्शनल का नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि इसी ऑप्शनल का है। फिर थिंकर्स और कोटेशन, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, थिंकर 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 मतलब कितने थिंकर, चीज़ पे भी तो जाओ, पॉइंट पे भी तो जाओ। जैसे मान लो अर्बनाइजेशन है, आपको मुझे थिंकर ही नहीं आता तो टॉपिक नहीं आता, ऐसा नहीं होता। या मान लो ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, या मान लो सोशल मूवमेंट पूछ लिया, थिंकर्स नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक नहीं आता। कुछ थिंकर काफ़ी डिटेल में नॉलेज आपसे चाहते हैं, जैसे मैक्स वेबर है, मार्क्स है, डरखाइम है। अब कुछ थ्योरीज़ हैं, एलिनेशन है, रैशनलाइजेशन की थ्योरी है, काफ़ी टाइम इनमें चाहिए होता है समझने में, राइट। फिर कोटेशन या थिंकर ने जो कहा उस चीज़ को आप रियल में एग्जाम में एक्यूरेटली अप्लाई कर पाओ, थिंकर ओवरलोड नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज वो भी एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंसाइज आंसर लिखना है, आपको पूरी नॉलेज को 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में लिखना है, तो वो लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लो पूछ ले मार्क्सिस्ट थॉट बताओ सोशियोलॉजी में क्या है, कैसे लिख दोगे आप 150 या 200 वर्ड्स में, एक अनरियलिस्टिक टास्क है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आंसर्स बहुत एकेडमिक हो जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती नहीं है, एंड डिसकनेक्शन होता है एक लाइन का दूसरी लाइन से। ऐसे आंसर्स जब आप लिखते हो ना तो आप बस अपनी नॉलेज बताना चाहते हो, कोई कनेक्शन होता नहीं है, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। फिर
पेपर 2 में कुछ ओवरलैप चैलेंजेस आते हैं। मतलब क्या है, देखो पेपर 2 में सेक्शन ए इजी है, नॉट एग्जैक्टली जीएस टाइप, बट जो सेक्शन बी एंड सी है ये काफ़ी ज़्यादा जीएस टाइप है। इसमें खुद के आंसर्स को जीएस से अलग रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है एंड लोग इसी में मार खा जाते हैं। इसके चक्कर में लोग कुछ कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, रैंडम आंसर राइटिंग, वो नहीं करना, यहाँ टाइम वेस्ट हो सकता है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर जो रिसोर्स ओवरलोड है, राइट, बहुत ज़्यादा क्वालिटी कोचिंग्स, क्वालिटी मटेरियल पेपर 2 के लिए है नहीं। सिनॉप्सिस का आपको इसके लिए पेपर 2 के लिए ब्लॉग फॉलो करना पड़ेगा फ्री मटेरियल के लिए। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स आपको सिनॉप्सिस के फॉलो करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, इस कीवर्ड को आप लिख लो, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये काम आएगा आपको कहीं भी। तो कन्फ्यूज़न होता है, आपको सिलेक्शन जब करना होता है रिसोर्सेज का, एक केयरफुल अप्रोच हमेशा रखनी होती है। आप मुझसे पूछो क्या सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्या फीमेल को लेना चाहिए, यस लेना चाहिए। क्या इंजीनियर्स को लेना चाहिए, लेना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वालों को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्या मेल को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, राइट। आप इन चीज़ों पे खुद को एसेस करो। बाकी ऑप्शनल से अगर आपका कंपैरिजन है तो देखो, अगर अपने ऑप्शनल को सोशियो को लेकर आपको डाउट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी आपको लगता है कि आपकी जो अप्रोच है आज तक वो नहीं आ पाई है जो आनी थी, तो सिनॉप्सिसाइज ब्लॉग्स फॉलो करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।